नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 6 में दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। तो अधिनियम 1919 के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो इस अधिनियम से संबंधित सभी फैक्ट मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। हो सकता है आपको विजिबल नहीं हो रहे हों, लेकिन इसका पीडीएफ और इसका स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम बात करते हैं। तो जो अधिनियम 1919 था वह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था और देश में स्वशासन लागू करने के लिए उसके जो प्रावधान थे वह बहुत कम थे। इस कारण भारतीय नेताओं द्वारा संवैधानिक सुधारों की मांगें भी बढ़ रही थी। भारत में एक जिम्मेदार सरकार की राष्ट्रवादी मांगों को पूरा करने के लिए अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया और इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य था कि भारतीयों को वह जिम्मेदार सरकार प्रदान करना जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। तो यह जो अधिनियम था वह आधारित था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशें, 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र और संयुक्त चयन समितियों की रिपोर्ट पर। तो इन चार स्रोतों पर यह अधिनियम आधारित था। तो हम इन स्रोतों के बारे में ब्रीफ में थोड़े से चर्चा कर लेते हैं। तो साइमन कमीशन यानी कि अधिनियम 1919 के तहत एक प्रावधान किया गया था एक आयोग के गठन का, जो कि 10 वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यानी कि उस आयोग का गठन 1929 में होना था, लेकिन ब्रिटेन में तत्कालीन जो सरकार थी उसने सत्ता परिवर्तन के चलते उस आयोग का गठन 2 साल पहले यानी कि 8 नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में उस आयोग का गठन कर दिया, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो यह जो आयोग था, साइमन कमीशन जो आयोग था, इसमें एक भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया। इसमें 7 सदस्य थे जो कि सभी के सभी अंग्रेज थे। इसीलिए जो साइमन कमीशन था इसका भारत में पुरजोर विरोध हुआ और इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तो यह देखा गया कि यह रिपोर्ट संतोषजनक नहीं थी, जिसके कारण लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन थे वह आयोजित किए गए, जिसमें तत्कालीन भारतीय समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ परामर्श किया गया। तो जो गोलमेज सम्मेलन थे वह भी असफल रहे और गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिश के आधार पर ही 1933 में ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया। तो इन्हीं स्रोतों के आधार पर यह अधिनियम पारित किया गया। अब हम बात करते हैं इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं और इसके क्या क्या प्रावधान थे। तो पहला था अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतों की स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। तो चलिए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत और जो रियासतें थी उनको इस अखिल भारतीय महासंघ में सम्मिलित होना था, जिसमें प्रांतों के लिए सम्मिलित होना अनिवार्य था, लेकिन रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। यानी कि रियासतें सम्मिलित हो भी सकती थीं और नहीं भी। इसी कारण रियासतें आवश्यक संख्या में सम्मिलित नहीं हुई और यह जो महासंघ था यह कभी साकार नहीं हो सका। विषयों का विभाजन, संघ बनाने और प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने के दृष्टिकोण ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, जिसमें 3 सूचियों को सम्मिलित किया गया। पहली थी संघीय सूची, दूसरी थी प्रांतीय सूची और तीसरी थी समवर्ती सूची। तो जो संघीय सूची थी उसमें 59 विषय थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघीय विधानसभा को यानी कि संघीय विधायिका के पास में कानून बनाने का अधिकार था। तो जो संघीय सूची थी इसमें वे विषय थे जो अखिल भारतीय हित के थे और एक समान व्यवहार की मांग करते थे। ऐसे विषयों को संघीय सूची में रखा गया। प्रांतीय सूची दूसरी प्रांतीय सूची थी जिसमें 54 विषय थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडल के पास में था।
अब जो प्रांतीय सूची थी इसमें मुख्य रूप से स्थानीय हितों के विषयों को रखा गया था। तीसरी थी समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार प्रांत और संघ दोनों के पास में था। अब इसमें ऐसे विषयों को रखा गया था, इसमें ऐसे विषय सम्मिलित थे जो मुख्य रूप से प्रांतीय हित के थे, लेकिन साथ ही पूरे देश में उपचार की एक रूपता की आवश्यकता थी। इस जो समवर्ती सूची थी इस पर प्रांत और संघ दोनों कानून बना सकते थे, लेकिन अगर किसी कानून पर असहमति की स्थिति अगर आती है तो उसमें संघीय जो कानून था उसको प्राथमिकता दी जाती थी। अब इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अपने विवेक से केंद्र या प्रांतीय सूची के जो विषय थे उसमें शामिल नहीं किए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि जो प्रांतीय और संघीय सूची थी उसमें जिन विषयों को शामिल नहीं किया गया उस पर गवर्नर जनरल कानून बना सकता था। अब इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, जिसमें विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। तो जो आरक्षित विषय थे उसमें उन विषयों को रखा गया जैसे रक्षा से संबंधित मामले, बाहरी मामले, प्रेस, पुलिस, न्याय, शक्ति संसाधन और आदिवासी मामले इस विषय के अंतर्गत रखे गए। तो अब जो आरक्षित विषय थे इनका जो प्रशासन था वह गवर्नर जनरल द्वारा कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर किया जाता था और जो पार्षद थे उनकी संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती थी। वहीं हस्तांतरित विषयों में रखा गया स्थानीय सरकार, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इस प्रकार के विषयों को हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत रखा गया, जिसका प्रशासन मंत्रियों की सलाह से किया जाना था, जिसमें मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। अब द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल यहाँ से शुरुआत होती है। तो जिसमें पहला था संघीय विधानसभा, जिसे निचला सदन भी कहते थे, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का था, और दूसरी थी राज्यों की परिषद, जिसे हम उच्च सदन कहते थे, और यह एक स्थायी सदन यानी कि स्थायी निकाय होना था। अब बात करते हैं हम संघीय विधानसभा की। तो जो संघीय विधानसभा थी वह 375 सदस्यों से बनाया गया था, जिसमें 250 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि होने थे और 125 रियासतों के, यानी रियासतें जो थी वहाँ उनसे 125 से ज़्यादा नहीं होने थे। वहीं राज्यों की जो परिषद थी वह 260 सदस्यों से बना था, जिसमें 156 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे और 104 भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि थे। जो राज्यों की परिषद थी इसमें 1/3 सदस्यता हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो रही थी, यानी कि 1/3 जो सदस्यों की सदस्य थी वह हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो रही थी, और जो संघीय विधानसभा थी इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। तो जो संघीय विधानसभा थी इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की योजना बनाई गई। अब जो संघीय विधानसभा थी कार्यकाल तो इसका 5 वर्ष का था, लेकिन यदि आवश्यक हो तो इसे भंग भी किया जा सकता था। 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनवाद लागू किया गया, यानी कि जो 11 प्रांत थे उनमें से 6 में द्विसदनवाद लागू किया गया। तो जिनमें प्रांत थे बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त 7 प्रांतों की विधायिका, जिसमें पहला था विधान परिषद जिसे उच्च सदन कहते थे, और दूसरा था विधानसभा जो कि निम्न सदन था। प्रांतों की स्वायत्तता, यानी कि इस अधिनियम के तहत जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। यानी इस अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक जो आधार था वह प्रदान किया गया, और इस अधिनियम ने प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की स्थापना की। वहीं राज्यपाल को उन मंत्रियों की सलाह से कार्य करना था जो उन मंत्रियों की सलाह पर कार्य करने के लिए मजबूर किया जो प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह थी। यानी कि जो मंत्री थे जो प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह थे उनकी सलाह पर राज्यपाल को कार्य करना था। इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की
स्थापना की गई। तो प्रांत या केंद्र यानी कि एक या एक से अधिक प्रांत, केंद्र या प्रांत दोनों के बीच विवादों के समाधान के लिए दिल्ली में एक संघीय अदालत की स्थापना की गई। यानी इस अधिनियम के तहत एक संघीय अदालत की स्थापना की गई दिल्ली में। उच्च न्यायालय से संघीय न्यायालय और संघीय न्यायालय से प्रिवी काउंसिल तक अपील करना संभव हो सका। यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना से जो उच्च न्यायालय थे वहाँ से संघीय न्यायालय और संघीय न्यायालय से प्रिवी काउंसिल तक अपील करना संभव हो गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति यानी जो सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति थी जो 1919 के अधिनियम में जो सिख, ईसाई और इनके लिए मुस्लिम, इनके लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी उसे जारी रखा गया और उसका विस्तार कर दिया गया। तो विस्तार किया दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक उसका विस्तार किया गया। इस अधिनियम के तहत भारतीय सचिव की जो परिषद थी उसे समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर जो भारतीय सचिव था उनको सलाहकार रखने थे। RBI की स्थापना, इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई जिसका मुद्रा और ऋण पर नियंत्रण रखने के लिए। मताधिकार का विस्तार किया गया। यानी इस अधिनियम के तहत मताधिकार का विस्तार किया गया लगभग 10% जनसंख्या को। वहीं संघीय और प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी किया गया। इस अधिनियम ने प्रांतों को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया गया। यानी अधिनियम 1935 जो था इसने जो प्रांतीय जो प्रांत थे उनको बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया गया और उन्हें एक स्वायत्त दर्जा देने का है पहला प्रयास था। अब जो संघीय विधानमंडल थे उसमें राज्यों के जो प्रतिनिधि थे, राज्यों के प्रतिनिधि जो थे वह निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा नहीं थे बल्कि देशी रियासतों द्वारा नामित व्यक्तियों के द्वारा किया जाना था। यानी कि जो संघीय विधानमंडल में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व था वह राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा ना होकर वह जो देशी शासक थे उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के द्वारा किया जाना था। अब पुनर्निर्माण यानी कि जो प्रांत थे बिहार और उड़ीसा उनका विभाजन करके उनको अलग प्रांत बना दिए गए। सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी से अलग करके उसे एक अलग प्रांत बनाया और बर्मा को इस अधिनियम के तहत भारत से अलग कर दिया गया। अब जो अधिनियम 1935 था इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव यदि करना हो तो उस बदलाव करने का अधिकार केवल और केवल ब्रिटिश संसद के पास में ही था। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस अधिनियम से संबंधित सभी फैक्ट लगभग आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।